गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट लेसन राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन राइट करने के लिए दिए थे। तो उसमें पहला क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत के सामने उपस्थित किन्हीं 4 मुख्य चुनौतियों का वर्णन कीजिए, या ये कहे कि भारत के सामने जो है आज़ादी के तुरंत बाद क्या समस्याएं थी, क्या बाधाएं थी। तो उन बाधाओं की यह बात की जाएगी मुख्यतः। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट है समायोजन और एकता। समायोजन एडजस्ट जिसको कहते हैं, यूनिटी बनाकर रखना। कि जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें सबसे पहली समस्या यही आई राष्ट्र निर्माण के सामने, देश को एकीकृत करने के सामने, कि किस तरीके से समाज में रहने वाले विभिन्न लोगों के बीच तथा सामाजिक विभिन्नताओं के बीच समायोजन स्थापित किया जा सके। और आपको जैसा पता है कि जो भारत है वो विभिन्न बहुभाषीय संस्कृति, धर्म और विचारों वाला देश है। उन सबको एक करना, ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती थी। तो इसलिए हम इस पॉइंट को इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत को राष्ट्र के रूप में उभारने के लिए सबसे पहली चुनौती थी समायोजन और एकता की चुनौती। सेकंड पॉइंट है लोकतंत्र की स्थापना। जैसे कि आपको पता है कि हम अंग्रेज़ों के, ब्रिटेन के गुलाम थे। हालांकि ब्रिटेन में भी लोकतंत्र शासन प्रणाली के अंतर्गत ही शासन चलाया जा रहा था, परंतु हमने लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली को अपनाया। तो लोकतंत्र की जो संसदीय प्रणाली थी उसकी स्थापना करना सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर, और उसको लंबे समय तक सफल बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसमें लोगों को, हमें वोट देने का अधिकार भी दिया जाना था, और साथ ही साथ लोकतंत्र में लोगों का विश्वास भी कायम करना था। तो इसलिए हिंदुस्तान के सामने अर्थात भारत के सामने स्वतंत्रता के समय दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को किस तरीके से स्थापित किया जाए। तो ये आपने देखा। उसके बाद इसी क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट है विकास और जन कल्याण की चुनौती। कि भारत जैसे ही आज़ाद हुआ तो उसके सामने तीसरी चुनौती आई कि लोगों का किस प्रकार से विकास किया जाए और उनका भला किया जाए, अर्थात जनता का कल्याण किया जाए। ऐसे ही कुछ उपाय, ठीक है, निकाले जाने थे जिससे कि प्रत्येक वर्ग को लाभ हो और सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जा सके, सभी को सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत किया जा सके, किसी को किसी प्रकार से कोई वंचित जो है ना रखा जा सके। और जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक लोग यहाँ रह गए थे, आपको पता है कि देश के विभाजन के समय संपूर्ण मुस्लिम भाई पाकिस्तान नहीं गए थे। तो जो यहाँ रह गए थे उन लोगों को धार्मिक अल्पसंख्यकता के आधार पर एक सुरक्षा व संवैधानिक जो है आदर्श मानना, अर्थात उनको सुविधाएं देना बहुत बड़ी चुनौती थी। और उसके साथ फोर्थ जो है वो है शरणार्थी पुनर्वास की समस्या। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब देश विभाजित हुआ तो उस विभाजित के दौरान लाखों की संख्या में जो है हिंदू और सिख लोग पाकिस्तान से भारत आए। तो उन लोगों को भारत में शरण देना जो है भारत के राष्ट्र निर्माण और स्वतंत्रता के समय बहुत बड़ी समस्या थी, अर्थात पुनर्वास, अर्थात उनको दोबारा से बसाना। तो भारत के विभाजन ने शरणार्थी पुनर्वास की समस्या को जो है जन्म दिया था। शरणार्थी अपनी संपत्ति छोड़कर भारत आए थे। अब उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ रहना, उनका आवास कर देना, उनको रोज़गार देना एक बहुत बड़ी समस्या थी। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है। इसके साथ साथ मैं आपको जो है इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, आज जो एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार दोबारा से इसको मैं दिखा देता हूँ कि स्वतंत्र भारत के सामने मुख्य चुनौतियाँ अर्थात राष्ट्र निर्माण के सामने मुख्य चुनौतियाँ समायोजन और एकता की चुनौती, लोकतंत्र की स्थापना और उसको सफल बनाने की चुनौती, साथ ही साथ विकास और लोगों का भला करना इसकी एक समस्या थी, और जो पाकिस्तान से यहाँ पर हिंदू और सिख लोग आए थे उनको आवास देना, उनको रोज़गार देना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसी के साथ मैं दूसरा क्वेश्चन आपको कराऊंगा। नेहरू जी जो है उनका राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में
जो दृष्टिकोण रहा है, उन्होंने क्या कहा है इसमें, ये रहा राष्ट्र निर्माण के प्रति नेहरू जी का दृष्टिकोण, जो कि आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ही बनाया गया। तो उनके नेतृत्व में किस तरीके से हिंदुस्तान अर्थात भारत आगे बढ़ा और उन्होंने किस प्रकार से कहा कि मेरे हिसाब से हमें ये चीज़ें अपनाई जानी चाहिए और जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके। जहाँ तक वो देश के पहले प्रधानमंत्री तो थे ही, साथ ही साथ वो देश के पहले विदेश मंत्री भी थे। तो उन्होंने हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री होने के नाते कुछ पॉइंट्स राष्ट्र निर्माण में बताए। उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो अंदर एक्सप्लेन में क्या लिखा हुआ है, अब वो एक किताबी लैंग्वेज है, परंतु मैं आपको अपनी ही लैंग्वेज में बताना चाहूँगा। मिश्रित का मतलब होता है यहाँ पर जो दो तरीके की अर्थव्यवस्था के बीच का रास्ता अपनाना, अर्थात पूंजीवादी जो गुट था उसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और जो सोवियत संघ विचारधारा अर्थात अवस्था वाला देश था उसका जो नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा था। तो उस समय ये दोनों जो व्यवस्थाएं थी, साम्यवादी और पूंजीवादी, ठीक है, इन दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को एज इट इज़ ना अपनाकर उसके बीच का जो मार्ग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनाया उसको ही क्या कहा गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया। स्पेशल 2 नंबर में भी अलग से आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। साथ ही यहाँ पर ये बात आती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र निर्माण के लिए जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था। तो इस बात को आप ध्यान रखना है कि आज़ादी के तुरंत बाद भारत अर्थात राष्ट्र का जब निर्माण हो रहा था तो उस समय देश के प्रधानमंत्री ने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया और कहा कि हमें ना तो पूर्ण रूप से पूंजीवाद अमेरिका की तरफ जाना है और ना ही साम्यवाद सोवियत संघ की तरफ जाना है। हमें इन दोनों की अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण कर बीच का रास्ता अपनाना है और भारत ने वही किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र निर्माण के लिए दूसरा जो पॉइंट दिया वो था धर्मनिरपेक्षता में विश्वास, अर्थात धर्म को जो है सरकारी नीतियों से, सरकारी विचारधारा से, ठीक है, सरकार से और शासन व्यवस्था से अलग रहने की जो व्यवस्था है उसको धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अर्थात धर्म को जो है राजकीय व्यवस्था ना मानना धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके विचारक समर्थक रहे हैं पूर्णतः। तो उन्होंने इसी विश्वास को जताते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया कि हमें किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देना है और किसी भी धर्म को अपना राज्य का धर्म नहीं मानना। जैसे कि यहाँ सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि धर्मनिरपेक्षवादी राज्य का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, ठीक है, सभी धर्मों के साथ वो समान व्यवहार करते हैं। अब हिंदुस्तान में चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति, सभी के साथ वही कानून लागू होता है, वही विचारधाराएँ और वही जो सिद्धांत लागू होते हैं जो संविधान में दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता में विश्वास दूसरे पॉइंट को जो है राष्ट्र निर्माण के लिए उपयोगी बताया। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर संसदीय लोकतंत्र के पक्षधर। पक्षधर का मतलब भी समर्थक ही होता है कि लोकतंत्र जो है वो 2 प्रकार का माना जाता है, एक संसदीय लोकतंत्र और एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र जो होता है वहाँ पर राष्ट्रपति ही जो देश का एक मेन मुखिया संचालक होता है, कार्यकर्ता होता है, सारी शक्तियाँ उसी के हाथ में होती हैं। परंतु संसदीय लोकतंत्र जो होता है वहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ करता है और जो मंत्रिमंडल होता है उसमें निर्वाचित जो है सदस्य वो होते हैं जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि लोकसभा जो हमारे भारत का सदन है उसमें लोगों के द्वारा जो चुनकर प्रत्यक्ष रूप से जो सदस्य आते हैं वही जो असली लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र की जो है नियम कहलाते हैं। अर्थात हमारे हिंदुस्तान की संसद को चलाने के लिए उन्हीं पर मेन जिम्मेदारी होती है। तो संसदीय लोकतंत्र का भी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पक्ष लिया। उसके बाद है लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास। ऐसा समाजवाद जो कि लोकतांत्रिक तरीके से काम करे, ना कि किसी तानाशाही तरीके से या ना ही निरंकुशवादी तरीके से। यानी कि समाजवाद है तो उसमें किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं कही जाएगी, उसमें सभी लोगों की जो है विकास की बात कही जाएगी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के निर्माण में चौथा पॉइंट दिया है लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास। अर्थात नेहरू पूंजीवादी व्यवस्था में होने वाले अत्याचारों तथा शोषण से घृणा करते थे, उसकी निंदा करते थे। उनके विचार में लोकतंत्र समाजवाद में लोकतंत्र का सर्वोत्तम रूप है। इसमें समाजवाद को उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा और क्रांति जैसे अलोकतांत्रिक साधनों को जो अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास किया। 5वां पॉइंट जो है विज्ञान एवं तकनीकी के विकास के पक्ष था। अब लगा लीजिए आज से लगभग 70-72 वर्ष पहले जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो उस समय भी उन्होंने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, जिसको हम प्रौद्योगिकी भी कहते हैं, तकनीकी भी कहते हैं, उसके विकास का समर्थन किया। और उन्होंने कहा कि हम अपने देश का विकास और अपने देश की समस्याओं का निराकार जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही कर सकते हैं। तो उसके बाद अंतिम पॉइंट में बताना चाहूँगा यहाँ गुटनिरपेक्षता के समर्थन। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊँगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। निश्चित है उसी समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो उससे कुछ समय पहले ही, इट मीन्स 2 वर्ष पहले ही जो है विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। और विश्व युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद ही जो पूंजीवादी गुट अमेरिका और साम्यवादी जो गुट सोवियत संघ था, उसके बीच में शीत युद्ध का जन्म हुआ। ठीक है, जो कि आप सेकंड बुक के फर्स्ट लेसन में भी रीड करोगे। तो उस समय 2 गुट निकल कर आए, एक सोवियत गुट और एक अमेरिकी गुट। दोनों की अपनी सैनिक शक्ति अलग अलग थी, विचारधारा अलग थी। अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए वो लड़ रहे थे। उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य 4 देशों के प्रमुख मुखियाओं ने, जिसमें एक मिस्र है, घाना है, ठीक है, यूगोस्लाविया है और हमारा भारत अपना, तो 4-5 देशों के मुखियाओं ने एक निर्णय लिया कि हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। ना तो हमें अमेरिकी गुट में शामिल होना है और ना ही हमें रूसी गुट अर्थात सोवियत संघ गुट में शामिल होना है। इन दोनों गुटों से अलग रहने की जो नीति अपनाई थी उसको ही गुटनिरपेक्षता कहा जाता है। तो गुटनिरपेक्षता का क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर में भी आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है कि गुटनिरपेक्षता के समर्थक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा कि मैंने, अर्थात मेरे हिंदुस्तान ने अभी नई नई आज़ादी चखी है, मैं दोबारा से किसी भी गुट में शामिल होकर अपने देश की आज़ादी को जो है दोबारा से गुलामी में नहीं परिवर्तित करना चाहता। इसलिए मैं गुटनिरपेक्षता का समर्थन करता हूं और मैं अपने हिंदुस्तान को विकास की तरफ ले जाना चाहता हूं। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँ ये 6 पॉइंट जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राष्ट्र के निर्माण में जो है उपयोगी बताए और उनका समर्थन किया है। तो आज के लिए इन 2 क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लें और इसके पॉइंट्स को लिख लें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें बेटा, और नेक्स्ट काम इसी तरीके से आता रहेगा। थैंक यू।